नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर एस भदौरिया। हमारे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग की होने वाली असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा की तैयारी से संबंधित जो हम स्टडी मटेरियल उपलब्ध करा रहे हैं, उसका आज 37वां भाग है। इस भाग में कुल 16 प्रश्न हैं। तो दोस्तों, इन 16 प्रश्नों के माध्यम से हम अपने पाठ को आगे बढ़ाएंगे। इन 16 प्रश्नों पर चर्चा करेंगे और चर्चा के दौरान सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे। तो दोस्तों, अभी तक अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें, जिससे नोटिफिकेशन के माध्यम से जैसे ही हम अपने वीडियो को अपलोड करते हैं वैसे ही आप तक पहुंच जाए। तो दोस्तों, यह परीक्षा जो असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा है उससे संबंधित तो ये मटेरियल बेनिफिशियल है ही। उत्तर प्रदेश के अतिरिक्त किसी भी स्टेट की असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा या उससे संबंधित किसी भी शिक्षा से संबंधित परीक्षाओं के लिए यह हमारे नोट्स या हमारे वीडियोस मेल के पत्थर साबित होंगे। तो आप हमारे इस चैनल से जुड़े रहें, उसका लाभ लेते रहें, अपने मित्रों को भी इसको शेयर करते रहें क्योंकि वो भी लाभ ले सकें। तो दोस्तों, आज हम जो स्टडी मटेरियल लेकर आए हैं उन 16 प्रश्नों की श्रृंखला पर हम दृष्टिपात करते हैं। तो आइए देखते हैं ये 16 प्रश्नों की श्रृंखला कैसी है। क्वेश्चन नंबर 1, यह समय सारिणी ही है जो कार्य का ढांचा प्रदान करती है। यह समय सारिणी ही है जो कार्य का ढांचा प्रदान करती है। किसने कहा है? तो वो एच.जी. स्टेड महोदय ने यह कथन किया है। प्रश्न नंबर 2 है, कार्यालय विद्यालय का नाड़ी तंत्र है। नर्वस सिस्टम, कार्यालय विद्यालय का नर्वस सिस्टम है। ये किसने कहा है? तो वो है रायबर्न। प्रश्न नंबर 3 है, राष्ट्रीय एकता ईंट और मोर्टार द्वारा नहीं बनाई जा सकती। यह छेनी और हथौड़े से भी नहीं बनाई जा सकती। यह लोगों के दिमाग और दिलों में चुपचाप विकसित होनी चाहिए। ये किसका कथन है? तो यह कथन है राधा कृष्णन जी का। प्रश्न नंबर 4 है, क्या अनुसंधान समस्या उन्मुख है? तो इसका उत्तर है नहीं। क्यों? क्या अनुसंधान समस्या उन्मुख है? क्या अनुसंधान जो हम करते हैं तो समस्या की ओर हमें ले जाता है? समस्या उन्मुख मतलब जो हमें समस्या की ओर ले जाए। तो हमें समस्या की ओर अनुसंधान नहीं। देखिए, इसी तरह के प्रश्न, ये प्रश्न उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग में एक बार पूछा गया है। इस तरह का प्रश्न कि निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है, ये चीज उसमें लिखा था। क्या अनुसंधान समस्या उन्मुख है? तो ये सही नहीं है, क्योंकि अनुसंधान हमें समस्या समाधान की ओर उन्मुख होता है, समस्या की ओर नहीं। प्रश्न नंबर 5 है, राज्य अनुसूचित जातियों, जनजातियों एवं अन्य पिछड़े वर्गों के शैक्षिक हितों की रक्षा करेगा। राज्य कौन रक्षा करेगा? राज्य अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य पिछड़े वर्ग के शैक्षिक हितों की रक्षा करेगा। तो ये किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो ये है अनुच्छेद 46 में। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 46 में यह वर्णित है कि राज्य अनुसूचित जातियों, जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के शैक्षिक हितों की रक्षा करेगा। प्रश्न नंबर 6 है, नीति निर्देशक तत्वों का वह अनुच्छेद जिसमें यह वर्णित है कि राज्य 10 वर्ष के अंदर 14 वर्ष की आयु तक के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करेगा। तो नीति निर्देशक तत्व का वो कौन सा अनुच्छेद है? तो वो है अनुच्छेद 45।
अनुच्छेद 45 में यह वर्णित है कि राज्य 10 वर्ष के अंदर, 10 वर्ष के अंदर का तात्पर्य स्वतंत्र माने कुल मिलाकर संविधान लागू होने से 10 वर्ष तक में, 10 वर्ष के अंदर राज्य जो है 14 वर्ष की आयु तक के सभी बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करेगा। लेकिन वही देखिए 10 वर्ष से कितने दिन बीत गए, बहुत वर्ष बीत गए, और ये कब से इम्प्लीमेंट हुआ? यही जो पहले ये चीज़ नीति निर्देशक तत्व में थी, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा, यह पहले नीति निर्देशक तत्व में थी, और यह नीति निर्देशक तत्व से हटकर अब अनुच्छेद 21A में हो गया है। अनुच्छेद 21A मौलिक अधिकार है। तो मौलिक अधिकार संविधान के भाग 3 में है, पहले यह संविधान के भाग 4 में था। संविधान के भाग 3 में जो चीज़ें हैं उसको राज्य मानने के लिए बाध्य है। अब है क्वेश्चन नंबर 7। राज्य द्वारा पोषित किसी शिक्षा संस्था में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। राज्य द्वारा पोषित किसी शिक्षा संस्था में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी, यह अनुच्छेद 28 में वर्णित है। अब है प्रश्न नंबर 8। अल्पसंख्यकों को अपने शैक्षणिक संस्थान चलाने का अधिकार प्राप्त है। किसको? अल्पसंख्यकों को अपने शैक्षणिक संस्थान चलाने का अधिकार प्राप्त है। तो ये है अनुच्छेद 30 में। अनुच्छेद 30 में। अब है प्रश्न क्रमांक, सारी सीरियल नंबर पुनः रिपीट हो गया है, कोई बात नहीं। तो यहाँ पर भी हम क्वेश्चन नंबर 8 लिखे हैं। तो चलिए, प्रश्न तो है ही है। क्रियात्मक अनुसंधान की प्रकृति है। तो क्रियात्मक अनुसंधान की प्रकृति कैसी है? मात्रात्मक है। देखिए नोट में हमने लिखा है, वे सभी अनुसंधान जिसमें सर्वेक्षण के द्वारा आंकड़े इकट्ठे किए जाते हैं और उन आंकड़ों का सांख्यिकीय विश्लेषण किया जाता है। उन आंकड़ों का सांख्यिकीय विश्लेषण जिसका किया जाता है। अब समझ में आ गया होगा आपके कि एक्शन रिसर्च में हम आंकड़े इकट्ठे करते हैं और आंकड़े इकट्ठे करने के बाद उन आंकड़ों का हम सांख्यिकीय विश्लेषण करते हैं। और अगर ऐसा हम करते हैं तो समझ लेना चाहिए कि यह मात्रात्मक अनुसंधान है। प्रश्न नंबर 9। ऐतिहासिक अनुसंधान की प्रकृति कैसी है? हिस्टोरिकल रिसर्च की प्रकृति कैसी है, इसका नेचर कैसा है? तो यह है गुणात्मक। गुणात्मक क्यों है? इस अध्ययन में नॉन न्यूमेरिक डाटा प्रयुक्त होते हैं, इसमें न्यूमेरिक डाटा प्रयुक्त नहीं होते हैं। और एक्शन रिसर्च में न्यूमेरिक डाटा प्रयुक्त होते हैं। ये आपको ध्यान रखना चाहिए। कभी कभी लोग गलती कर देते हैं, तो इसको हम क्लियर कर रहे हैं कि ऐतिहासिक अनुसंधान में नॉन न्यूमेरिक डाटा प्रयुक्त होता है, इसलिए। और जिस अनुसंधान में नॉन न्यूमेरिक डाटा प्रयुक्त होता है वह गुणात्मक अनुसंधान होता है। अब है प्रश्न नंबर 10। ऐतिहासिक अनुसंधान में 3 चीजें बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। ऐतिहासिक अनुसंधान में 3 चीजें बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। कौन कौन सी चीजें? पहली है समस्या, दूसरा है स्रोत, जहां से हम समस्या समाधान करते हैं, जहां जहां जाते हैं, जो जो चीज लाते हैं, जिन रिकॉर्ड्स को लाते हैं, वह है स्रोत। और तीसरा है आलोचना। कभी कहीं किसी किसी किताब में विवेचना भी मिलता है। ये 3 चीजें बहुत महत्वपूर्ण होती हैं ऐतिहासिक अनुसंधान में। अब स्रोत में 2 तरह के होते हैं, मुख्य स्रोत और गौड़ स्रोत। और आलोचना में भी 2 तरह की आलोचनाएं होती हैं,
आंतरिक आलोचना और बाह्य आलोचना। चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न क्रमांक 11, गुणात्मक शोध होता है। गुणात्मक शोध, क्वालिटेटिव रिसर्च कैसा होता है? वर्णनात्मक होता है। गुणात्मक शोध जो होता है वो वर्णनात्मक होता है। प्रश्न नंबर 12, शिक्षा दर्शन का खाली स्थान पक्ष है। तो शिक्षा दर्शन का कौन सा पक्ष है? कहीं कहीं व्यवहारिक भी लिखा रहता है, कहीं कहीं क्रियात्मक भी लिखा रहता है। तो शिक्षा जो है वो दर्शन का व्यवहारिक अथवा क्रियात्मक पक्ष है। प्रश्न नंबर 13 है, दर्शन शास्त्र शिक्षा का कैसा पक्ष है? तो यह है दर्शन शास्त्र जो है ये शिक्षा का सैद्धांतिक पक्ष है। अब है प्रश्न क्रमांक 14। प्रश्न क्रमांक 14 है, बालक परम ब्रह्मांड का एक अभिन्न अंग है। यह विचार किस वाद का है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। बालक परम ब्रह्मांड का एक अभिन्न अंग है, तो यह है अस्तित्ववाद का। प्रश्न क्रमांक 15 है, वातावरण व्यक्ति को नहीं बनाता। वातावरण व्यक्ति को नहीं बनाता है, यह व्यवहारवाद का विरोधी वाक्य है। ये वातावरण व्यक्ति को नहीं बनाता, व्यक्ति स्वयं अपने आप को बनाता है। व्यक्ति स्वयं अपने आप को बनाता है। यह विचार किस वाद का है? अस्तित्ववाद का है। प्रश्न नंबर 16, मानव का अस्तित्व उसकी आत्मनिष्ठता में है, वस्तुनिष्ठता में नहीं। मानव का अस्तित्व उसकी आत्मनिष्ठता में है। वस्तुनिष्ठता का मतलब जिस दृष्टिकोण से उसको मापा जाए वही आंसर आए, ऐसा नहीं है, वह है वस्तुनिष्ठता। मानव का अस्तित्व उसकी आत्मनिष्ठता में है, उसका स्वयं की जो सोच है वो सत्य है। बालक जैसा भी है वो सत्य है। तो मानव का अस्तित्व उसकी आत्मनिष्ठता में है। यह अस्तित्ववाद का विचार है ये। तो दोस्तों इस प्रकार से आज हमारे इतने प्रश्नों की श्रृंखला 16 प्रश्न बल्कि 17 प्रश्न हैं। एक सीरियल गलत हो गया है, तो सीरियल से मतलब नहीं, हमारे पास मटेरियल तो कहीं नहीं गए हैं। तो इस प्रकार दोस्तों आज का हमारा ये 17 प्रश्नों की श्रृंखला संपन्न होती है। आपको यदि हमारा वीडियो अच्छा लगे, आपके लिए बेनिफिशियल लगे, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल से जुड़े रहें। निश्चित है कि हमारा ये चैनल, हमारे वीडियोज़ आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होंगे। थैंक यू सो मच।